हर ट्रेडर का सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो मार्केट की डायरेक्शन को जान सके जिससे उसे बहुत सारा प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, क्या मार्केट की डायरेक्शन को हम पहले से जान सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर मार्केट की डायरेक्शन को हम जान गए तो क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि देखो, पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन को जानने का मीनिंग क्या है। मार्केट की डायरेक्शन को जानने का मीनिंग ये होता है या ये हो सकता है कि मान लो अगर आप जानते हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, तो एक्चुअल में आप ये जानते हो कि फ्यूचर प्राइस क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आज निफ्टी 25,000 पर है और आप इस अर्थ पर एक ऐसे पर्सन हो, ये जानते हो कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस बात का मतलब है कि आप ये जानते हो कि निफ्टी का फ्यूचर में प्राइस क्या होगा। या तो वो 26,000 होगा, ये आपको पहले से पता होगा, या वो 24,000 की तरफ जाएगा, ये आपको पहले से पता होगा। तो मार्केट में डायरेक्शन को पता करने का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर है हमें उसके फ्यूचर का प्राइस पता चल जाना। करेक्ट। तो हर ट्रेडर का सपना यही है कि वो किसी भी अंडरलाइंग के फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट कर सके पहले से। एक तो ये चीज, अगर मान लो सर हमने चलो कैलकुलेट कर भी लिया तो क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि अगर आपने कैलकुलेट कर लिया सही प्राइस, इसका मतलब आपने डायरेक्शन पता कर ली। और अगर आपने डायरेक्शन सही पता कर ली है, तो अगर मान लो आपके पास डे 1 सिर्फ 1000 रुपीज भी हुए आपकी जेब में, कितने, सिर्फ 1000, और सपोज करो इंडिया में 20 डेज ही ट्रेडिंग होती है। करेक्ट। तो अगर आप डायरेक्शन जानते हो और आपको फ्यूचर का प्राइस पता है और आपकी जेब में सिर्फ 1000 रुपीज है पहले दिन, और आप एक मंथ में सिर्फ 20 डेज ही ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप 35 डेज में, सिर्फ 35 डेज में इस अर्थ के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाओगे। कितने दिन में, सिर्फ 35 डेज में। तो ये बेनिफिट होगा किस चीज का, अगर आप डायरेक्शन जान गए। और डायरेक्शन जानने का मतलब क्या होता है कि अगर आप फ्यूचर प्राइस जान गए। तो अल्टीमेटली हर ट्रेडर का सपना यही है कि वो फ्यूचर प्राइस जान जाए। लेकिन सवाल है वो फ्यूचर प्राइस जानेगा कैसे, तो आंसर है कि उसके लिए उसे यूज करना पड़ेगा फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को। किसको, फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी। क्या होता है सर ये फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी? फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी ये बताती है कि अगर आपने उसको करेक्टली मेजर कर लिया है, एक्यूरेटली मेजर कर लिया है, तो वो ये बताती है कि किसी भी अंडरलाइंग का प्राइस फ्यूचर में क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को कैलकुलेट किया। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ 40%, ठीक है। तो अगर मान लो निफ्टी सपोज करो 25,000 है और आपने फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी 40% कैलकुलेट की, जो कि मैंने माना कि आपने एक्यूरेट 100% एक्यूरेट कैलकुलेट की है, तो जो निफ्टी का प्राइस है वो आपको पता चल जाएगा कि 25,000 का 40% इधर या 40% इधर बढ़ेगा। अब इस केस में यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है मेरी बात में, वो ये कि आप ये तो पता कर लोगे कि 40% इधर या 40% इधर जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी की हेल्प से किसी भी अंडरलाइंग की मीन पोजीशन से इधर या इधर एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पता किया जा सकता है, लेकिन नेवर एंड नेवर कभी भी मार्केट की डायरेक्शन को पता नहीं किया जा सकता। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो फिर से, क्या मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो आंसर है नो। लेकिन क्या मार्केट के फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है? तो आंसर है यस। सारे ट्रेडर्स का काम यही है कि वो मार्केट के फ्यूचर प्राइस को करेक्टली प्रिडिक्ट कर लें, लेकिन वो इधर और इधर दोनों साइड के प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि डायरेक्शन इधर होगी या इधर। तो सर एक बात बताओ, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि किसी को डायरेक्शन नहीं पता है? तो मैं कहता हूं अगर किसी को डायरेक्शन पता होती मार्केट की, तो वो अर्थ का 35 डेज में सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गया होता। लेकिन कोई भी ट्रेडर आपने कभी सुना है जो टॉप 10 लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, उसमें टॉप 10 में से किसी भी ट्रेडर का नाम आता है क्या? तो आंसर है नो, किसी भी ट्रेडर का नाम नहीं आता। वो सब के सब टेक कंपनी या किसी अदर बिजनेस में हैं जिनका नाम आता है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी ट्रेडर को डायरेक्शन नहीं पता है। तो आंसर है कि सर जो ऐसे ट्रेडर हैं जो बहुत बड़ा अमाउंट कमा रहे हैं मार्केट में, जो कि बहुत रिच भी हैं, तो सवाल ये है कि सर फिर उनको डायरेक्शन का नहीं पता तो वो इतने रिच कैसे हैं? तो सवाल ये है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी पर काम किया है
और उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि दोनों साइड में मार्केट का प्राइस क्या हो सकता है और उसी पर वर्क करके वो अपनी जो ट्रेडिंग है उसको फॉलो करते हैं। करेक्ट। तो फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे हम फ्यूचर में प्राइस को पता कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सिर्फ 1000 रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो 35 डेज तक उनको डेली डबल करके किस तरह से आप अर्थ के 35 डेज में रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। लेकिन वो कैसे किया जा सकता है, तो आंसर है फ्यूचर प्राइस जान के, और फ्यूचर प्राइस जानने के लिए आपको कैलकुलेट करनी है फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी। अब सवाल ये है कि कोई भी पर्सन फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी को जानने के लिए अलग अलग टाइम इंटरवल का यूज करेगा। मतलब ये कि हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड हो कि सर इस वीक में क्या फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी होगी, कोई ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि 1 मंथ में कितनी फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी रही होगी, या कोई 1 ईयर के लिए भी जानने की कोशिश कर सकता है। तो जब भी आप फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी को कैलकुलेट करो तो माइंड में एक चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि हम किस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, किस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर मान लो आप सपोज करो 50 डे की वोलेटिलिटी जानना चाहते हो, सिर्फ अब से 50 डे की वोलेटिलिटी, तो इस बात का मतलब ये है कि आप डेली प्राइस चेंज जानना चाहते हो ओवर द 50 डे ऑफ पीरियड। इन 50 दिन में डेली प्राइस में कितना चेंज आएगा आप ये जानना चाहते होगे अगर आप 50 डे की वोलेटिलिटी जानना चाहते हो। क्लियर है ये बात? अगर मान लो आप 52 वीक की वोलेटिलिटी जानना चाहते हो, मतलब 1 ईयर की वोलेटिलिटी, तो इस बात का मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हो कि हर वीक प्राइस में कितना चेंज आएगा। टाइम इंटरवल आपका कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये है कि सर फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट कैसे किया जाएगा। तो आंसर है आप ऑप्शन का प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हो, तो ऑप्शन का प्राइस कौन से किस चीज़ से निकाला जाता है बताइए। तो आंसर है सर उसको तो ब्लैक-स्टोल मॉडल से निकाला जाता है। तो ब्लैक-स्टोल मॉडल जो है हमारे पास, इस मॉडल में अगर आप वोलेटिलिटी की वैल्यू आपको पुट करनी हो तो आप कौन सी वोलेटिलिटी की वैल्यू को पुट करोगे, तो आंसर हम इसमें फ्यूचर वोलेटिलिटी को पुट करेंगे। अगर कोई ट्रेडर इस वोलेटिलिटी में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ना डाल के किसको डाले, फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी को, तो जो आंसर आएगा, जो ऑप्शन का प्राइस निकल कर आएगा वो एक्यूरेट निकल कर आएगा। कितना एक्यूरेट निकल कर आएगा, तो सवाल है कि ये जो वोलेटिलिटी जो उसने फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी जो यहाँ पर पुट की है वो कितनी एक्यूरेट पुट की है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो मैं कहता हूँ कि उसने 90% इसको करेक्टली प्रिडिक्ट किया है वोलेटिलिटी को, तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल प्राइस आएगा वो उसके 90% करेक्ट होने के चांस बन जाएंगे। अगर फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी किसी ने 100% करेक्टली प्रिडिक्ट कर ली है तो यहाँ पर जो ऑप्शन का प्राइस निकल कर आएगा वो भी 100% क्या हो जाएगा, करेक्ट निकल कर आएगा। ये बात ध्यान रखिए। तो इसका मतलब तो सर आप ये कह रहे हो कि जो ब्लैक-स्टोल मॉडल है उसमें अगर फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी करेक्ट तरीके से किसी ट्रेडर ने पुट कर दी तो वो फ्यूचर का प्राइस एग्जैक्ट मेजर कर सकता है। तो आंसर है हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब ठीक है सर, चलो आपकी बात मान ली, लेकिन सर आप ये तो बताओ इसको 100% करेक्ट कैसे मेजर करेंगे। तो अब इसको 100% करेक्ट मेजर करने के लिए आपको पहले एक चीज़ है जो बहुत क्लियरली समझनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। देखो, एक चीज़ समझो कि मान लो 2 चीज़ें हैं, एक तो है अंडरलाइंग होता है, अंडरलाइंग या स्टॉक जिसे आप बोलते हो, दूसरा होता है ऑप्शन। अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है ना, जो मार्केट में एक्सपीरियंस करके बैठा हुआ है मार्केट में बहुत टाइम से, वो भी जब वोलेटिलिटी की बात करते हैं, मान लो 2 एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, ठीक है, और वो वोलेटिलिटी की बातें कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी की ये भी बातें कर रहा है, वोलेटिलिटी की ये भी बातें कर रहा है, लेकिन दोनों के वोलेटिलिटी के मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? वोलेटिलिटी तो वोलेटिलिटी होती है, तो आंसर है नो, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी नहीं होती है। वोलेटिलिटी कि जब आप बात कर रहे हो तो सवाल ये है कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, आप अंडरलाइन की बात कर रहे हो, स्टॉक की बात कर रहे हो, या ऑप्शन की बातें कर रहे हो। मतलब ऑप्शन प्राइस अलग होता है और अंडरलाइन प्राइस अलग होता है। तो आंसर है यस, अंडरलाइन प्राइस हर वक्त चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं निफ्टी का जो प्राइस है, निफ्टी हमारा क्या है, अंडरलाइंग है, उसका प्राइस आप देखते हो हर वक्त चेंज होता रहता है, 25,101, कभी 102 होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर। तो ये निफ्टी का जो प्राइस है ये लगातार चेंज होता रहता है। करेक्ट। तो निफ्टी की जब वोलेटिलिटी की बात की जाएगी, ध्यान से सुनना आप मेरी बात,
जब निफ्टी की वोलाटिलिटी की बात की जाएगी तो दरअसल हम किसकी बातें कर रहे होंगे? फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी की। किसकी? फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी की। लेकिन जब हम निफ्टी के किसी ऑप्शन की बात कर रहे होंगे तब हम किसकी बात कर रहे होंगे? इंप्लाइड वोलाटिलिटी की। दोनों टर्म बहुत क्लियर रखना। तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर यहां पर वोलाटिलिटी की बात कर रहा है तो वो हो सकता है वो वोलाटिलिटी किसकी बातें कर रहा हो? रियलाइज्ड वोलाटिलिटी की। रियलाइज्ड वोलाटिलिटी की बातें वो क्यों कर रहा होगा? क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रहा है? अंडरलाइंग के बारे में बात कर रहा है या किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना। और जो दूसरा ट्रेडर है वो बात कर रहा है वोलाटिलिटी की, लेकिन हो सकता है वो कौन सी वोलाटिलिटी की बातें कर रहा हो? इंप्लाइड वोलाटिलिटी की बातें, क्योंकि वो अंडरलाइंग की बात नहीं कर रहा, अंडरलाइंग के ऑप्शन की बातें कर रहा है। ये बात आई आपको समझ में? ठीक, एक बार फिर से, किसी भी अंडरलाइंग मतलब निफ्टी, करेक्ट, या मान लो किसी स्टॉक की बात हो रही है। स्टॉक मान लो, जैसे एग्जांपल के लिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एक नाम लिख रहा हूं बोर्ड पर, जैसे रिलायंस कंपनी, करेक्ट, या बेल या एमआरएफ, XYZ, कोई भी कंपनी, ठीक है। इन कंपनी, ये जो स्टॉक हैं, इन स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि इस स्टॉक का प्राइस कितना होगा फ्यूचर में, तो आप किसको जानने की कोशिश करो? फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी को, या सिंपली रियलाइज्ड वोलाटिलिटी को जानने की कोशिश करो, करेक्ट। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो 100 रुपीज वाला स्टॉक है, इसका 100 रुपीज वाली कॉल का प्राइस कितना होगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप किसको जानने की कोशिश करो? इंप्लाइड वोलाटिलिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ये बात आई आपको समझ में? दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग बातें हैं और बहुत सारे ट्रेडर इस टर्म को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि आप कौन सी वोलाटिलिटी की बातें कर रहे हो। तो मैंने इसीलिए इस पर 5 मिनट अभी लगाए हैं कि आप पहले तो माइंड में ये क्लियर कर लो कि आप किस चीज की बातें करना चाहते हो, करेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो लेकिन सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि कॉल ऑप्शन का प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम लोग इंप्लाइड वोलाटिलिटी की बातें कर रहे हैं, निफ्टी की बातें कर रहे हैं तो हम लोग रियलाइज्ड वोलाटिलिटी की बातें कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताओ ना, आप रियलाइज्ड वोलाटिलिटी को अगर किसी ने पता कर लिया, मतलब निफ्टी का फ्यूचर पता कर लिया, करेक्ट, निफ्टी का फ्यूचर सर पता कर लिया तो कॉल ऑप्शन का भी फ्यूचर पता चल गया। तो आंसर है यही तो पॉइंट है, मेन पॉइंट ही यही है। वोलाटिलिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यही है, क्या कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि रियलाइज्ड वोलाटिलिटी, फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी क्या होगी, है ना, तो वो ये जानना चाहता है कि निफ्टी 25,000 से 26,000 पर जाएगा या 24,000 पर जाएगा, एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा, करेक्ट। लेकिन कोई वो ना पता करके अगर ये पता कर ले कि जो कॉल ऑप्शन है, जो कि मान लो एग्जांपल के लिए अभी सपोज करो 20 रुपीज का मिल रहा है, वो 20 रुपीज से उसका प्राइस 40 हो जाएगा या 10 रुपीज रह जाएगा, ये अगर वो पता कर ले करेक्टली, यानी कि इंप्लाइड वोलाटिलिटी से पता कर ले, तो उसको फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी पता चल जाएगी या नहीं? तो आंसर है हाँ, बात तो सही है सर। तो इसका मतलब इसको पता करना हो, फिर से सुनो, इसको पता करना हो तो इसको पता कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसको पता करना हो तो इसको पता कर लो, तब भी वही बात है, हाँ या ना? दोनों सेम बातें हैं या नहीं? निफ्टी, फिर से सुनना इस बात को ध्यान से, कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि ये वाला जो टर्म है बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है बस इस पूरे कॉन्सेप्ट में। निफ्टी का प्राइस अभी है 25,000, अंडरलाइंग अभी यहां चल रहा है। अब इसके किसी कॉल ऑप्शन का प्राइस, सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं 50 रुपीज है, सही है। इसको ये 25,000 से 26,000 इसका एग्जैक्ट प्राइस होगा फ्यूचर का, या 24,000 होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वोलाटिलिटी बताइए कैलकुलेट की जाएगी? तो आंसर है कि सर इसको करने के लिए फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा, जिसे हम एक्सपेक्टेड वोलाटिलिटी भी कहते हैं, करेक्ट। अच्छा, लेकिन ये जो कॉल है, इसके जो 50 रुपीज की कॉल है, इस कॉल का प्राइस फ्यूचर में 70 रुपीज हो जाएगा या इसका प्राइस 20 रुपीज रह जाएगा? इसमें दोनों में से कौन सा प्राइस होगा? इसको करेक्टली मेजर करने के लिए कौन सी वोलाटिलिटी का यूज किया जाता है? तो आंसर है IV का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने ये कैलकुलेट ना कर IV कैलकुलेट ना करके RV कैलकुलेट कर लिया, रियलाइज्ड वोलाटिलिटी कैलकुलेट कर लिया,
तो अगर निफ्टी इधर जाएगा 25,000 से 26,000 पर, तो ऑफ कोर्स ये जो कॉल की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, तो हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या इसका वाइस वर्सा उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी ने ये IV करेक्टली मेजर कर लिया 50 से 70 की तरफ जाने वाला, ठीक है, तो इसका बात का मतलब भी ये निकला कि निफ्टी भी इधर ही गया होगा। दोनों बातें आपको सब आ गई समझ में। तो सर ठीक है, बताओ, आप ये बताओ, फाइनली बहुत देर हो गई आपको यही बात करते करते, आप ये बताओ कि ये वाली चीज कैलकुलेट करें कि ये कैलकुलेट करें, किस में ज्यादा फायदा है? तो आंसर है कि रियलाइज वोलाटिलिटी का मतलब फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी आप कह रहे हो, और फ्यूचर को तो कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, हाँ या ना? फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, और अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता तो यानी कि फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। अरे सर फिर क्या फायदा हुआ इस वीडियो को देखने का? आप तो कह रहे थे कि फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को प्रिडिक्ट करना बता दोगे, और अब आप कह रहे हो कि प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है। तो आंसर है कि अगर आपको इसको प्रिडिक्ट करना है तो उसका एक मेथड है, उस मेथड से यहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि डायरेक्ट कोई एक फॉर्मूला है जिसमें रियलाइज वोलाटिलिटी का कुछ वैल्यू पुट करो और रियलाइज वोलाटिलिटी का आंसर आ जाएगा, तो ऐसा कोई फॉर्मूला मार्केट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो फिर सर यहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट की बात बताता हूं आपको कि किसी को फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को कैलकुलेट करना है तो एक तरीका तो ये है कि वो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी को कैलकुलेट करे। किसको? हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी को। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लो, मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ कहता हूं कि मान लो कोई एक स्टॉक है जो कि 100 रुपीज का है, सही है। अब उसकी हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी किसी ने चेक की किसी भी टाइम इंटरवल पर, मान लो एग्जांपल के लिए 52 वीक में मैं कहता हूं, एक साल के अंदर उसकी जो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी थी वो ग्रेटर देन, सपोज करो ग्रेटर देन 10 थी और लेस देन 30, ये इसके बीच में थी, 10 और 30 के बीच में। इस बात का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है वो अपनी जो मीन वैल्यू है, मान लो 100 है, वहां से 10% या तो इधर गिर जाता था या फिर मीन वैल्यू से 30% तक इधर चला जाता था, करेक्ट? इन दोनों में से किसी एक जगह पर रहती थी इसकी वोलाटिलिटी। ओके, अब इसकी फ्यूचर वोलाटिलिटी क्या होगी? ये तो हिस्टोरिकल लिख दी सर आपने 10 से 30, अब इसका फ्यूचर क्या होगा? तो आंसर है कि अगर इस स्टॉक के साथ बहुत ड्रामेटिकली तरीके से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अजीब सी चीजें इसके साथ नहीं हो रही हैं, तो जो इसकी हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी होगी वही इसकी फ्यूचर वोलाटिलिटी के इक्वल हो सकती है, हाँ या ना? एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई इसके फ्यूचर की बात करे, तो अगर किसी ने ये कह दिया कि ठीक है ये 5 से 40 के बीच में हो सकती है, इसकी फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी क्या हो सकती है? 5 से 40 के बीच में। लेकिन 5 से 40 के बीच में आप कह ही क्यों रहे हो? आपको कहने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि आप देखो तो 10 से 30 तक ये रेंज भी काफी बड़ी रेंज है, हाँ या ना? तो मैं कहता हूं कि जो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी थी वही फ्यूचर वोलाटिलिटी की तरह अगर ट्रीट कर लिया जाए तो बेस्ट होगा। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि 10 से 30 काफी बड़ी रेंज है। तो एक साल की फ्यूचर वोलाटिलिटी 10 से 30 हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी से कैलकुलेट हो गई। लेकिन सवाल यह है कि सर देखो, हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी में पास्ट की बातें हुई थी, जो पास्ट था उसकी वोलाटिलिटी की आपने कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पर इसको कहा था। लेकिन अब से एक साल बाद जो होगा, जो फ्यूचर में होगा, उसमें तो इस स्टॉक के साथ बहुत कुछ हो सकता है ना? तो आंसर हाँ हो तो सकता है। तो अगर बहुत कुछ हो सकता है तो वो जो बहुत कुछ हो सकता है वो तो हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी में इंक्लूड ही नहीं किया गया था, तो फिर वो इंक्लूड नहीं होगा तो जो हमारी रियलाइज वोलाटिलिटी के आंसर आएंगे फ्यूचर वाली के वो रॉन्ग आएंगे। तो करेक्ट उन्हें कैसे किया जा सकता है? तो आंसर है, उसका तरीका ये है कि अगर आप चाहते हो कि रियलाइज वोलाटिलिटी एग्जैक्ट मेजर हो तो उसके लिए आपको क्या एग्जैक्ट मेजर करना होगा? IV को एग्जैक्ट मेजर करना होगा। मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं, IV जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होती है वो क्या करती है, जो अभी प्रेजेंट में स्टॉक के साथ जो जो हो सकता है उसको सब इंक्लूड करके चलता है। हिस्टोरिकल को तो उसने ले ही लिया, और अब जो करंट में जो सिनारियो बन सकते हैं, है ना, और फ्यूचर में जो ऊपर नीचे कुछ भी ऊंच नीच उसके साथ हो सकती है वो सब इंक्लूड कर लेती है IV। तो IV जो है इसको अगर करेक्टली मेजर किया जा सके तो हम कह सकते हैं कि यही हमारी फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी बन जाती है। तो इसका मतलब अंडरलाइंग का रियलाइज वोलाटिलिटी को कैलकुलेट ना करके किसको करेक्टली मेजर करने की कोशिश करनी चाहिए हर ट्रेडर को? तो आंसर है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को।
किसको? इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारा ब्लैक-शॉल मॉडल है उसमें, क्योंकि फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी के लिए कोई डायरेक्ट प्रेडिक्शन है नहीं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, तो वो यहां पर पुट कर नहीं सकते। तो अगर यहां पुट कर देते, मान लो हम कर देते 100% करेक्ट पुट कर देते फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को, तो हमारा आंसर हमेशा 100% आता। लेकिन क्योंकि फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को करेक्टली मेजर किया ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि फ्यूचर को जान सके, लेकिन उसके पास पहुंचा जा सकता है। किसकी हेल्प से? हिस्टोरिकल वोलाटिलिटी प्लस इंप्लाइड वोलाटिलिटी, इन दोनों को मिलाकर उसके पास पहुंचा जा सकता है और यहां पर वैल्यू डाली जा सकती है। तो अब बताइए आप, ब्लैक-शॉल मॉडल में जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो कौन सी वैल्यू होती है? तो आंसर सर इंप्लाइड वोलाटिलिटी होती है, क्योंकि फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी जैसी जो चीजें हैं वो डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। इतनी बात आ गई समझ में। अब इंप्लाइड वोलाटिलिटी को जब यहां पर डालोगे तो सवाल ये है कि वहां पर जो आंसर आएंगे वो करेक्ट आंसर आएंगे क्या? तो इसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि सारे फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं जो यहां पर रखे गए हैं, अगर वो सब करेक्ट रखे गए हैं तो इसका आंसर भी करेक्ट आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब सर सारे फैक्टर करेक्ट इसमें कैसे किए जा सकते हैं उसको समझाओ जरा, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से ये जो एक्सरसाइज प्राइस है, आप जानते हो ये कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो आपने कोई एक कॉल परचेज की, ठीक है, 25,000, सपोज करिए एग्जांपल के लिए कहता हूँ 400 या 300 वाली कोई कॉल परचेज की, तो आप जानते हो कि ये नंबर जो है वो कांस्टेंट है इसमें, सही है। तो इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब दूसरा अंडरलाइन का प्राइस, अंडरलाइन का प्राइस का मतलब क्या हो गया सर? अंडरलाइन मतलब निफ्टी की बातें हो रही हैं। अब जो निफ्टी का प्राइस है ना, वो मान लो निफ्टी अभी 25,000 पर है, इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है नहीं, इसमें 25,000 पर वो है। लेकिन सवाल ये है कि सर अगर हम अंडरलाइन को 25,000 लेकर चल रहे हैं, कितना लेकर चल रहे हैं? 25,000 लेकर चल रहे हैं, तो क्या 25,000 जो नंबर हमने यहाँ पर पुट किया वो सही है? तो आंसर नो, वो सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमें निफ्टी का क्या लेना पड़ेगा? फॉरवर्ड प्राइस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फॉरवर्ड प्राइस। एज अ मीन पोजीशन जब हम लेकर चल रहे हैं तो मीन हमेशा कौन सा प्राइस लेकर चलना पड़ेगा? फॉरवर्ड प्राइस। तो फॉरवर्ड प्राइस अगर आप लेकर चलोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएंगे आपके ऑप्शन के वो बिल्कुल करेक्ट आएंगे, मतलब ज़्यादातर करेक्ट होंगे, उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो इनमें, तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू पुट करते जाओगे उतना ही आपका मॉडल बढ़िया बढ़िया प्रोबेबिलिटी देता जाएगा, अच्छे अच्छे आंसर ऑप्शन प्राइस के देता जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था, ये तो कांस्टेंट है, इसके बारे में तो सोचना नहीं। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि अंडरलाइंग प्राइस जो लेकर चलना है, जो मार्केट चल रहा है, जैसे निफ्टी 25,000 पर चल रहा है तो वो नहीं लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है? उसका फॉरवर्ड प्राइस लेकर चलना है। अब सर ये फॉरवर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो मैं उसको आपको भी बताता हूँ कि फॉरवर्ड प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है आपको पता है, बैंक के इंटरेस्ट रेट रोज चेंज तो होते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का भी हमें कोई टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट रेट एक कांस्टेंट नंबर की तरह ही हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं तो जो डिविडेंड है वो भी हमें पता है कि रोज रोज नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। कोई एक 6 महीने में देता है, कोई साल में एक बार देता है, कोई क्वार्टरली देता है। तो जो टाइम फ्रेम हम लेकर चले हैं उस टाइम फ्रेम में अगर कोई डिविडेंड नहीं दिया गया है तो हमें डिविडेंड की भी कोई टेंशन नहीं है। तो ये 100% करेक्ट हो गया? हाँ सर हो गया। ये 100% करेक्ट हो गया? हाँ सर हो गया। ये 100% करेक्ट हो गया? हाँ सर हो गया। अब सवाल है कि कौन कौन सी क्वांटिटी बची हैं जो 100% करेक्ट नहीं है, जिनमें ऊंच नीच हो सकती है। तो आंसर है कि सर एक तो टाइम टू एक्सपायरेशन, मतलब देखो किसी ने ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश की और वो कह रहा है कि मैं तो वीकली ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, तो वो यहां पर जो रखेगा वो वीकली के हिसाब से रखेगा, 7 डेज रखेगा। किसी ने कहा नहीं है तो मैं तो मंथली ले रहा हूं, तो मंथली ले सकता है, या हो सकता है 52 डेज का देखना चाहे, या कोई हो सकता है 52 वीक का देखना चाहे। तो वहां पर जो टाइम फ्रेम होगा वो चेंज हो जाएगा हर ऑप्शन के लिए। तो चलो सर उसकी भी हमें कोई टेंशन नहीं, मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा कि हमें उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ एक्सपायरेशन आप जितना लेकर चलोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वोलाटिलिटी की वैल्यू भी पुट करूंगा। मतलब देखो अगर आपने कहा कि मैं वीकली लेकर चल रहा हूं, वीकली करेक्ट, तो मैं वोलाटिलिटी भी यहां पर कौन सी पुट कर दूंगा? वीकली पुट कर दूंगा, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने कहा कि मैं 52 वीक का लेकर चलूंगा, करेक्ट, टाइम टू एक्सपायरी कितना लेकर चलूंगा? 1 ईयर का, 52 वीक का,
तो मैं यहां पर वोलाटिलिटी भी कौन सी पुट कर दूंगा, 52 वीक वाली। तो टाइम टू एक्सपायरेशन की भी मुझे अब कोई टेंशन नहीं। तो अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब कुछ हट गया। अब क्या बचा? तो आंसर सर दो चीजें बती हैं जिसमें जब वैल्यू पुट की जाएगी, अगर वो करेक्टली पुट कर दी गई, थोड़ा सा अगर 100% के आसपास अगर लेकर आ गए हम उनको, तो जो ऑप्शन का प्राइस निकल कर आएगा वो 100% करेक्ट होगा। और ऑप्शन का प्राइस 100% करेक्ट निकल कर आ गया, इसका मतलब आपने क्या कैलकुलेट कर दी? तो इसका मतलब आपने फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी कैलकुलेट कर दी। और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर रियलाइज्ड वोलाटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब दो चीजों के साथ केवल आपको खेलना है। किसके साथ? एक तो वोलाटिलिटी के साथ और एक अंडरलाइंग प्राइस के फॉरवर्ड प्राइस के साथ। तो मैं पहले आपको यह बताता हूं कि जो अंडरलाइंग प्राइस का फॉरवर्ड प्राइस है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि जो वोलाटिलिटी है उसको एग्जैक्टली यहां पर कैसे पुट किया जाएगा अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अंडरलाइंग या स्टॉक का फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। कैसे? आप उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? फॉरवर्ड प्राइस इक्वल्स टू करंट कैश प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ बाइंग नाउ माइनस बेनिफिट्स ऑफ बाइंग नाउ। अब ये सब बातों का सर मतलब क्या है, इस फॉर्मूले में को हम कैसे यूज करें? तो देखो इसका आंसर ये है कि जब हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी तो जो इसका लेक्चर नंबर 1 था वहाँ पर मैंने दो तरह की बातें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की थी। एक तो था कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा वो फ्यूचर में जाकर होगा। तो कैश ट्रांजेक्शन में तो आपको याद होगा कि मेरा एक फ्रेंड था हैरी, जो अपने ही गांव के किसी किसान से एक प्लॉट परचेज करना चाहता था हाईवे पर। तो उसने अगर वो कैश में आज पैसा देता, प्लॉट ले लेता, बात खत्म हो जाती। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होने वाला है तो उस केस में उसको लेने वाले को, जो बायर है, उसको कुछ बेनिफिट्स होते हैं, सेलर को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फॉरवर्ड प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो चलिए मैं आपको उसी एग्जाम्पल फिर से लेकर चलता हूं और आपको फॉरवर्ड प्राइस क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरा एक फ्रेंड है हैरी, वो अपने ही गांव के किसी किसान से, जेरी से, एक लैंड परचेज करना चाहता है या एक प्लॉट परचेज करना चाहता है। करेक्ट? अब ये जो लैंड वो परचेज करना चाहता है, इस लैंड की एक खास बात है। क्या? इस लैंड पर एक छोटा सा ऑयल वेल है। क्या है? एक ऑयल वेल, एक छोटा सा तेल का एक कुआं है यहाँ पर। ठीक है? जिससे ऑयल निकलता है और हर मंथ कुछ ना कुछ रेवेन्यू जेरी को होता है। ओके, अब हैरी जो है वो जेरी के पास जाता है और वो कहता है कि ये वाला जो लैंड है, ये वाला जो प्लॉट है, इसको मैं परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है? तो जेरी ने कहा मैं दे तो दूंगा, बट मैं आपको 1 लाख रुपए में दूंगा ये प्लॉट। ठीक है? तो जो आस्किंग प्राइस था जेरी का, जेरी कितने रुपए मांग रहा है? अगर आज लेते हो इस प्लॉट को तो वो 1 लाख रुपए मांग रहा है। ठीक है? दिस इज आस्किंग प्राइस। ओके, नाउ अब मान लो हैरी को ये प्लॉट खरीदना है, तो हैरी को क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए बैंक से लेने पड़ेंगे। करेक्ट? क्यों सर लेने क्यों पड़ेंगे? हैरी के पास क्या है नहीं? तो आंसर है, अगर हैरी के पास होते तो ये कैश ट्रांजेक्शन होता, वो 1 लाख रुपए देता और वो ले लेता, बात खत्म हो जाती सारी। लेकिन हम कैश ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। जिस तरह से ऑप्शंस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसी तरह से उसी को माइंड में रखते हुए आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करो। तो ये क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है एक। करेक्ट? तो उसके पास पैसे हैं नहीं, तो अब वो क्या करेगा? तो आंसर है कि जेरी 1 लाख रुपए मांग रहा है, तो हैरी को 1 लाख रुपए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। करेक्ट? अब उसने जो बैंक से लोन लिया है उस पर एक इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लग रहा है? तो मैंने माना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 8% लग रहा है। ठीक है, चलो सर बात मान ली। तो अब हैरी को क्या क्या देना पड़ेगा? तो आंसर है कि 1 लाख रुपए तो ये देगा ही जेरी को, ये तो ठीक है, लेकिन 1 लाख रुपए का 8% का जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी तो उसे बैंक को पे करना पड़ेगा। बेशक से जेरू को ना देना पड़ रहा हो, लेकिन बैंक को तो देना पड़ेगा ना, तो वो भी तो उसका एडिशनल कॉस्ट है। तो आज बाय करने का जो एडिशनल कॉस्ट है वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक को दिया जाएगा लोन पर। दूसरा, ये जो प्लॉट है
ये जो रियल इस्टेट है इस पर टैक्स लगता है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है अगर वो आज खरीद लेता है तो 9 मंथ बाद वो प्रॉपर्टी टैक्स आने वाला है, वो ड्यू है। तो हमें अगर हैरी ने आज परचेज कर लिया तो वो प्रॉपर्टी टैक्स 9 मंथ बाद किसको भरना पड़ेगा? हैरी को, क्योंकि लैंड का ओनर ये हो जाएगा। करेक्ट। तो अब वो भी माइंड में रखना है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज करो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो रहा है? 1 साल का हो रहा है। अब 9 मंथ बाद जो रियल इस्टेट का जो भी टैक्स आएगा वो किसको भरना पड़ेगा? हैरी को भरना पड़ेगा। करेक्ट। तो जो मैंने माना कि जो टैक्स जो भरना पड़ेगा वो 2000 रुपीज का ड्यू है अभी 9 मंथ बाद। करेक्ट। तो अब हैरी के पास पैसे तो है नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? बैंक से एडिशनल 2000 रुपए का लोन और लेना पड़ेगा, और फिर उस 2000 रुपए पर भी 8% के हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरह से हैरी को 2 तरह के लोन लेने पड़ेंगे, 2 लोन लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो 1 लाख रुपए इस लैंड को परचेज करने के लिए, और एक 8% पर ही 2000 रुपीज जो भरने हैं उसको 9 मंथ बाद। ठीक है। तो 3 महीने तक, क्योंकि 9 मंथ बाद भरना है ना, तो वो पहले दिन नहीं लेगा ये लोन। वो कब लेगा? 9th मंथ जब आएगा तब उसे बैंक से 2000 रुपए लोन और लेगा और 3 महीने तक उसका इंटरेस्ट भरेगा। करेक्ट। तो ये भी उसका एक खर्चा बन गया अगर उसने आज ये लैंड परचेज कर ली तो। करेक्ट। लेकिन ये परचेजिंग कॉस्ट, जो आज वाली जो परचेजिंग कॉस्ट है, उसके अलावा उससे कुछ बेनिफिट्स भी हैं। क्या? कि इस प्लॉट पर, इस लैंड पर एक ऑयल वेल है छोटा सा, जिसमें से तेल निकलता है, ऑयल निकलता है, और उस ऑयल से 500 रुपए का हर महीने का रेवेन्यू होता था जेरी को। लेकिन अगर हैरी ने खरीद लिया इसको तो अब से उसे 500 रुपए हर महीने हैरी को मिलेंगे, क्योंकि वो ओनर बन जाएगा। करेक्ट। तो 500 रुपए महीने का ऑयल रेवेन्यू उसमें आ रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जा रही होंगी हैरी की जेब से, कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी जो हैरी की जेब में आना स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ बेनिफिट्स होंगे और कुछ कॉस्ट ऑफ बाइंग होंगी। करेक्ट। इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या क्या होंगी। तो देखो, पहली चीज तो ये कि 2000 रुपए जो वो 9th वाले मंथ में जाकर लेगा, ठीक है, उस पर 8% का इंटरेस्ट देगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक, है ना। 9th मंथ में अगर उसने लिया तो 10th, 11th और 12th 3 महीने तक ही तो भरेगा सिर्फ उसको। पहले दिन तो लेने की जरूरत है नहीं ये लोन। कहाँ लेगा? 9th महीने में ये बिल आएगा तब वो 3 महीने के लिए 2000 रुपए का लोन लेगा, तो ये भर देगा। तो कितने रुपए का पड़ेगा उसको? तो आंसर है कि देखो, एक तो 2000 रुपए, एक तो ये कॉस्ट ऑफ बाइंग 2000 रुपीज तो है ही, प्लस उस पर जो इंटरेस्ट देगा, ये सारा मिलाकर कितना हो जाएगा? 10,040। 10,040 कैसे हो जाएगा? देखो एक चीज और, कि ये जो 1 लाख पर 8% का इंटरेस्ट होगा ना 1 साल का, वो कितना होगा? 8000 रुपीज होगा। करेक्ट। तो 2 चीजें हो गई फिर से। 1 लाख पर 8% का वो इंटरेस्ट देगा बैंक को, कितना होगा 1 साल का? 8000। ठीक है। 3 महीने के लिए ये 2000 रुपए जो उधार लिए हैं उसने, वो ऐड करके और उसका इंटरेस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग उसे एडिशनल कितनी पड़ेगी? 10,040 रुपीज की। ठीक है। अगर मान लो हैरी के पास कैश होते 1 लाख रुपए, करेक्ट, तो वो दे देता, बात खत्म हो जाती। ये सब कुछ लेना पड़ता क्या बैंक से? नहीं। तो क्या ये सारा जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ता? तो आंसर है नहीं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ एडिशनल कॉस्ट होती हैं। ये बात आ गई समझ में? तो ये 10,040 रुपीज का उसे एक तरह से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है ना। अब बेनिफिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या रहे होंगे? तो हर महीने 500 रुपए अगर आ रहे हैं, 500 रुपीज अगर आ रहे हैं, तो 1 साल में कितने रुपीज आ गए होंगे उस ऑयल के रेवेन्यू से? तो आंसर है 6000 आ गए होंगे। करेक्ट। अब 6000 जब रुपीज आएंगे तो वो एक बार में नहीं आएंगे, हर महीने 500 करके आएंगे। तो जब मान लो पहले मंथ में उसके पास 500 रुपीज आए, उनको ले जाकर वो बैंक में रख देगा और उससे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा उसे। ठीक है। कितने महीने तक मिलेगा? 11 मंथ तक मिलेगा। करेक्ट। फिर उसके बाद अगले मंथ जो आएंगे उनको भी ले जाकर 500 को बैंक में रख देगा, तो उससे अगले 10 महीने तक उस तक क्या होगा? 10 मंथ तक उस पर क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। फिर इसी तरह से अगला वाला आएगा, फिर अगले 500, फिर अगले 500। तो टोटल साल में जो 500 आ रहे हैं, 1 ईयर में वो 6000 तो हो ही जाएंगे, बट उनको डिपॉजिट करने से जो इंटरेस्ट आएगा वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा। करेक्ट। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट बनता है 6220 रुपीज। इतनी बात आ गई आपको समझ में?
तो ये तो हो गया जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है, और ये हो गया जो हमें अर्निंग हो रही है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है उसमें से अगर हम अर्निंग को माइनस कर दें तो हमारे पास वो अमाउंट निकल कर आ जाएगा जो एक्स्ट्रा देना होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने कहा कि देखो जेरी को 1 लाख रुपीज तो देने ही हैं, ये तो उसका करंट कैश प्राइस है, करेक्ट। और आज परचेज करने पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बैंक का लोन 1 लाख रुपए वाला इंटरेस्ट है ना, और 2000 रुपीज जो 3 महीने के लिए लेंगे उसका इंटरेस्ट, ये एक्स्ट्रा देनी पड़ रही थी। लेकिन ड्यूरिंग दिस 1 ईयर कुछ चीज़ों का बेनिफिट भी मिला, तो वो हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 1,03,820 रुपीज। तो ये जो फॉरवर्ड, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो जो कि एक्चुअल में 1 लाख रुपीज का है करंट प्राइस इसका, लेकिन फ्यूचर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम देखें तो आज उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 1,03,820 रुपीज। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज फॉरवर्ड प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी तरह से जब आपका निफ्टी 25,000 पर चल रहा है, कहां पर चल रहा है, 25,000 पर, तो जब लोग उसका वोलेटिलिटी की हेल्प से उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो 25,000 को ना लेकर चलें, किसको लेकर चलें, उसके फ्यूचर के प्राइस को, किसको, फ्यूचर के प्राइस को एज अ फॉरवर्ड प्राइस लेकर चलें। फिर से सुनो, 25,000 पर निफ्टी है, करेक्ट। अब सर इसका फॉरवर्ड प्राइस क्या होगा, तो आंसर है इसका फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट करने के लिए यही मेथड अपनाया जाएगा, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, जिसमें कुछ लेना देना पड़ेगा, ये सारी चीजें मिलाकर आपका क्या निकल कर आता है, फॉरवर्ड प्राइस। तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे उसे, तो मैं कहता हूं उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि निफ्टी के केस में आपका जो फ्यूचर प्राइस होता है वही उसका क्या होता है, फॉरवर्ड प्राइस। क्या मतलब है सर इस बात का, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं तो एक तो होता है निफ्टी जिसका प्राइस आपको दिखता है अंडरलाइन का, यहाँ पर जो निफ्टी है जो हमारा अंडरलाइन है उसका प्राइस आप देखो 25,585 या 86 है। अब ये अंडरलाइन का प्राइस लाइव मार्केट चल रहा है तो लगातार चेंज होता रहेगा, करेक्ट। अब सवाल है कि सर अगर मान लो मुझे ये पता करना हो कि निफ्टी का फ्यूचर क्या होगा, इधर और इधर कितना बढ़ सकता है कितना घट सकता है, तो जो मैं अपने ब्लैक-सोल मॉडल में जो अंडरलाइन का प्राइस रखूं वो ये रखूं क्या, तो आंसर है नो, ये रखोगे, ये रख ही नहीं पाओगे। पहली बात तो आप क्यों, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, हाँ या ना, चेंज हो रहा है ना, लगातार चेंज हो रहा है। तो बात तो सही है सर, मैं रखूंगा उतनी देर में तो वो चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो फिर हम क्या रखें वहां पर ब्लैक-सोल मॉडल में अंडरलाइन का प्राइस, तो मैंने आपको बताया था वहां पर मीन वैल्यू रखी जाती है, और मीन वैल्यू सर कौन सी होगी, तो आंसर फॉरवर्ड प्राइस। और फॉरवर्ड प्राइस निफ्टी का कौन सा होगा, तो आंसर उसका फ्यूचर प्राइस। कौन सा, फ्यूचर प्राइस। तो सर ठीक है फ्यूचर प्राइस ले लेंगे। अब निफ्टी का फ्यूचर प्राइस कैसे पता करें, तो आंसर सिंपली आप निफ्टी नवंबर फ्यूचर या दिसंबर फ्यूचर या जनवरी फ्यूचर, जो भी वॉट एवर आप जो भी टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हो, जो भी टाइम टू एक्सपायरी लेकर चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फ्यूचर का प्राइस देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अभी मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कि ये मान लीजिए 6 नवंबर है, ठीक है। अब 6 नवंबर 2025 पर मुझे मान लो नवंबर का फ्यूचर पता करना है कि नवंबर के एंड होते होते जो निफ्टी का जो फॉरवर्ड प्राइस है वो क्या रहा होगा। तो आंसर है निफ्टी 50 का जो नवंबर का फ्यूचर है वो है 25,698। कितना है, 25,698। इसमें उतने ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे जितने यहाँ पर अंडरलाइंग में आपको चेंज दिख रहे हैं। तो आपको एक फेयर प्राइस मिल गया 25,698 या 700, आप अप्रॉक्स लेकर चल लो, करेक्ट। इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो फिर से निफ्टी का फॉरवर्ड प्राइस क्या होता है, तो आंसर है उसका फ्यूचर प्राइस। अगर कोई 1 मंथ के लिए देख रहा है तो नवंबर का देख लेगा, अगर कोई कहता है मैं तो 2 मंथ का देखना चाहता हूं तो वो दिसंबर का फ्यूचर प्राइस देख लेगा, करेक्ट। इसी तरह से मान लो कोई कहता है कि मैं तो जनवरी का देखना चाहता हूं तो जनवरी का फ्यूचर प्राइस देख लेगा। तो जब भी फॉरवर्ड प्राइस लेकर चलेंगे तो हम फ्यूचर प्राइस लेकर चलेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। तो सर क्या ये अंडरलाइन के अलावा स्टॉक्स पर भी एप्लीकेबल है, तो आंसर है हाँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ एक स्टॉक का नाम लूंगा, वो कोई भी एडवाइस नहीं है किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की। जैसे ये एक स्टॉक है बेल का, करेक्ट। अब इस बेल के स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 410
0.85 रुपीज़ का है, करेक्ट। अब ये इसका अभी करंट प्राइस है, लेकिन जब हम ब्लैक-सोल मॉडल में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? तो आंसर है इसका फ्यूचर प्राइस पुट करेंगे। अब सर फ्यूचर प्राइस तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा पुट करूं? तो मैं कहता हूं अगर आप नवंबर की बात कर रहे हो, आपने अगर सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप वोलाटिलिटी वीकली वाली ले रहे हो, है ना, तो नवंबर का वीक की बात कर रहे होगे आप, तो नवंबर का फ्यूचर प्राइस लेकर चलो। अगर आप सपोज करो 52 डेज की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब अब से 52 डेज कब आ रहे होंगे? तो आंसर है दिसंबर में आ रहे होंगे। तो आप दिसंबर का फॉरवर्ड जो फ्यूचर प्राइस है वो एज आ फॉरवर्ड प्राइस लेकर चलो, करेक्ट। अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं मैं तो 3 मंथ का 90 डेज का देखना चाहता हूं, तो अब से 3 महीने कब होंगे? जनवरी में होंगे। तो आप जनवरी का जो फ्यूचर प्राइस होगा उसी को एज आ फॉरवर्ड प्राइस लेकर चलोगे। इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात? फॉरवर्ड प्राइस की, कि फॉरवर्ड प्राइस होता क्या है। फॉरवर्ड प्राइस क्या होता है? तो आंसर है जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ चार्ज देने पड़ते हैं, करेक्ट, और कुछ बेनिफिट्स उठाते हैं हम उनका, उन सबको प्लस या माइनस करके एक एक्स्ट्रा अमाउंट निकल कर आता है जो हमें देना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड प्राइस कहते हैं। स्टॉक के केस में क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना, स्टॉक के केस में यही फॉरवर्ड प्राइस का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से रहता है, करेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई एक स्टॉक है, वो करंटली 67 रुपीज़ का है, ठीक है, और उसका जो फ्यूचर का जो एक्सपायरी है वो 8 मंथ है। फ्यूचर की भी आपको एक्सपायरी मिल जाती है डिफरेंट नवंबर दिसंबर इस तरह से। तो मैंने माना कि 8 मंथ बाद उसकी एक्सपायरी है, करेक्ट, फ्यूचर की, ऑप्शन की नहीं, किसकी? फ्यूचर की एक्सपायरी कह रहा हूं मैं, करेक्ट। फिर इंटरेस्ट रेट बैंक में चल रहा है 6%, और कोई भी डिविडेंड मान लो पे किया जा रहा है, तो मान लो एग्जांपल कहता हूँ 0.33 रुपीज़ का डिविडेंड भी वो सेमी एनुअली दे रहा है, करेक्ट। फिर टाइम टू नेक्स्ट डिविडेंड पेमेंट है, सपोज करो 1 मंथ, 1 महीने बाद वो डिविडेंड देने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो? इसका फ्यूचर का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से, जिसमें एस क्या है? तो आंसर है इसका जो करंट प्राइस है वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है। 1 प्लस जो बैंक में रेट चल रहा है, कितना चल रहा है? 6%, वो यहाँ पर पुट कर दो। एक्सपायरी में कितना टाइम बचा हुआ है? 8 मंथ, तो आप 8 को डिवाइड करा दो 12 से, क्योंकि हमेशा कैलकुलेशन जो होंगी वो ईयरली बेसिस होंगी, एनुअल बेसिस होंगी, ठीक है। और माइनस करा दो, क्या माइनस करा दो इसमें से? अगर किसी भी तरह का आपको कुछ डिविडेंड मिल रहा है, जो चीज़ें हमें मिल रही होती हैं वो माइनस होती हैं, जो हमें देनी पड़ती हैं वो करंट जो प्राइस होता है उसमें क्या कर देते हैं? ऐड करा देते हैं। इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो 8 मंथ में कितनी बार मिल जाएगा? तो आंसर 2 बार मिल जाएगा, क्योंकि देखो अगले महीने मिलेगा, एक तो 1 मंथ है ना, आज हमने परचेज किया, 1 मंथ बाद कितने रुपीज मिल जाएंगे डिविडेंड के? 0.33, करेक्ट। फिर 8 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक बार और जो हमें एक बार और मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले एक बार और डिविडेंड मिल चुका होगा। तो इस पूरे 8 मंथ में अगर हर 3 महीने पर अगर डिविडेंड मिलता है तो 2 बार मिल जाएगा, तो वो 2 बार मिल जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा दिया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर बन जाएगा। ये इस स्टॉक का क्या बन गया? फॉरवर्ड प्राइस। अभी करंट में स्टॉक है 67 रुपीज का, लेकिन ये इसका फॉरवर्ड प्राइस है। तो इसका मतलब जब भी ब्लैक-सोल मॉडल से प्राइसिंग की आप बात करोगे तो उसमें जो आप अंडरलाइंग का प्राइस रखते हो, यानी स्टॉक का प्राइस जब रखोगे तो उसमें वैल्यू कितनी रखोगे? 69.02। अब 69.02 रखने का बेनिफिट क्या है सर? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होगी, है ना, वो सारे फैक्टर इंक्लूड करके चलेगी, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट टारगेट क्या है? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। अब फ्यूचर रियलाइज वोलाटिलिटी को प्रिडिक्ट करने का सही और करेक्ट तरीका क्या होना चाहिए? तो आंसर है ये कि जब आप ब्लैक-सोल मॉडल में वैल्यू पुट करो तो सारी वैल्यू में पुट करते वक्त सारे फैक्टर जो चीजें हो सकती हैं वो सब इंक्लूड करके रखो, तब आप उस 100% तक पहुंचने की कोशिश कर पाओगे। ये बात आ गई समझ में? तो यहां पर हमने सब कुछ जो है वो कैलकुलेट कर लिया, हमने सब सारे फैक्टर माइंड में रखे कि अच्छा डिविडेंड भी मिल जाएगा, अच्छा इंटरेस्ट रेट भी लगेगा, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये बेनिफिट होगा इसको ब्लैक-सोल मॉडल में रखने का। इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि मान लो अगर आपने ब्लैक-सोल मॉडल में, ध्यान से देखना, ब्लैक-सोल मॉडल में मैंने आपको अंडरलाइंग प्राइस का फॉरवर्ड प्राइस भी बता दिया कैसे देखते हैं, ठीक है। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, ठीक। अब बचा क्या? तो आंसर है ब्लैक-सोल मॉडल में
सारी चीज़ें पहले से कांस्टेंट थी, केवल एक फॉरवर्ड प्राइस की प्रॉब्लम थी, वो भी हमने देख ली कि अगर निफ्टी की बातें हो रही हैं तो निफ्टी का फ्यूचर ले लो, स्टॉक की बातें हो रही हैं तो स्टॉक का फ्यूचर ले लो, उसे मैनुअली कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टॉक का भी फ्यूचर हमें वहाँ पर जो ब्रोकर का जो भी आपके पास जो भी ब्रोकर है वहाँ पर वो दिखा देगा फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है, चाहे स्टॉक का हो चाहे निफ्टी का हो, दोनों ही केस में। करेक्ट। अच्छा, ये तो बात हो गई फॉरवर्ड प्राइस की। अब बात करते हैं ब्लैक-scholes मॉडल में जो सबसे लास्ट चीज बची हुई है, वो क्या है? वोलाटिलिटी। अब वोलाटिलिटी कितनी पुट की जाएगी? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को एज अ वोलाटिलिटी लेकर चलना होगा। करेक्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो लास्ट क्लास में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को जब आप पुट कर रहे होगे तो दरअसल आप किसकी वैल्यू को पुट कर रहे होगे? वोलाटिलिटी की वैल्यू को। और वो वोलाटिलिटी कौन सी वाली वोलाटिलिटी होगी? तो आंसर है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होगी। ऑप्शन के लिए किसकी बातें होती हैं? इम्प्लाइड की। तो आप इम्प्लाइड वोलाटिलिटी पुट कर रहे होगे। करेक्ट। तो अब आपने अगर ये सारी वैल्यू करेक्ट डाल दी और आपने इम्प्लाइड वोलाटिलिटी भी करेक्ट डाल दी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख रखा है, तो उसका आंसर तो आपका करेक्ट आएगा ही आएगा। तो आपने इम्प्लाइड वोलाटिलिटी भी डाल दी। अब जो ऑप्शन का प्राइस निकल कर आएगा वो नियर अबाउट करेक्ट निकल कर आएगा। कैसे? देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ कोई एक स्टॉक है जो 100 रुपीज का है, सही है सर, उसकी जो वोलाटिलिटी है वो 20% है। आपने वोलाटिलिटी कितनी पुट की है मॉडल में? 20%। 20% कहाँ से आया सर? ये मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कैलकुलेशन आपको लास्ट क्लास में बताई थी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर आते हैं वही क्या होते हैं? वोलाटिलिटी के आंसर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ही वोलाटिलिटी होता है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल में। करेक्ट। तो वोलाटिलिटी 20% है, इंटरेस्ट रेट मान लो 8% है, और डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रहा स्टॉक, जो भी एक्सपायरी की बात हो रही है, ठीक है, और 1 ईयर का उसका फॉरवर्ड प्राइस 108 है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब ये सारी चीजें आपने पुट कर दी। क्या क्या पुट कर दी? ब्लैक-scholes मॉडल में आपने स्टॉक का प्राइस कितना लिया बोलो? 100 रुपीज, सही है। वोलाटिलिटी 20% पुट की, इंटरेस्ट रेट 8, डिविडेंड कुछ भी नहीं, और 1 ईयर का फॉरवर्ड प्राइस जो इस स्टॉक का है वो कितना? 108। ये कहाँ से देखा सर हमने? ब्रोकर की साइट पर जाकर। ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसको पुट करते हो तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन का प्राइस निकल कर आएगा। क्या क्या निकल कर आएगा और क्या मीनिंग होगा उनका? तो इस बात का मीनिंग ये होगा कि जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि 68% प्रोबेबिलिटी होती है ऐसा होने की, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है, जो कि कितना है? 100 रुपीज है। करेक्ट। आज इसका प्राइस कितना है? 100 रुपीज है। करेक्ट। तो इसका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा? तो आंसर है 20% बढ़ जाएगा, या तो इधर या इधर, या इधर 20% घट जाएगा। तो किससे सर? 100 से? नो, किससे घटेगा? फॉरवर्ड प्राइस से। तो आप 108 का क्या निकालो? 20%, ठीक है, और उसमें ऐड कर दो। तो 108 का 20% निकालकर जब आप इसमें ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 129.60। यानी ये जो स्टॉक जो कि आज 100 रुपीज का है, इसके फॉरवर्ड प्राइस के हिसाब से जो इसका प्राइस निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 129.60। यानी कि ये स्टॉक अपने जितना भी जो भी टाइम पीरियड है, सपोज करो मैं कहता हूँ 7 दिन है, या सपोज करो एग्जाम्पल की कहता हूँ 1 ईयर है, जो भी टाइम पीरियड हो, अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर बाद ये जो स्टॉक है या तो यहाँ पर होगा 129.60, या 108 का 20% निकालो और वो इसमें से माइनस करा दो। तो वो 108 का 20% निकालकर इसमें से जब माइनस कराओगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 86.40। तो इसका मतलब ये जो स्टॉक है वो 1 साल के अंदर इस रेंज के बीच में होगा, और ऐसा होने का जो चांस है वो कितना है? तो आंसर है 68% प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि हर हाल में 68% चांस है कि ये स्टॉक इसके बीच में रहेगा। इतनी बात आई आपको समझ में? फिर अब हमने अपने ब्लैक-scholes मॉडल में सपोज करो वोलाटिलिटी वगैरह ये सब कुछ पुट कर दिया। करेक्ट। अब हमने जानने की कोशिश करी कि अगर हम इस सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते तब इसकी जो चांस है, हमें पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 95% बढ़ जाएगी। तब इसका चांस कितना होगा? तो सर वो कैसे करेंगे? सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन पुट कर दें।
वो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, मैं कहता हूं कि देखो अभी वोलाटिलिटी कितनी है 20%। ये जो 20% वोलाटिलिटी है ये हमेशा फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखाती है, इस बात को ध्यान रखना। अब मान लो आप मॉडल में पुट करना चाहते हो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो वोलाटिलिटी बताओ कितनी हो गई 40%। कितनी हो गई बोलो 40%। इतनी बात आ गई समझ में। अब 40% किसका निकालोगे? तो आंसर है हमेशा फॉरवर्ड प्राइस का। तो 108 का 40% निकालो और वो जो 40% आएगा वो 108 में ऐड करा दो, तो इसका मतलब जो इसका प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? तो आंसर है ये हो जाएगा 151.20। जब आप इसका 40% निकालकर इसमें ऐड करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 151.20। और 40% निकालकर फॉरवर्ड प्राइस का जब इसी में से माइनस करा दोगे तो इधर जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा 64.80। इस बात का मीनिंग क्या होगा? इस बात का मीनिंग ये होगा कि ये जो स्टॉक है जो कि आज 100 रुपीज का है, करेक्ट, एक साल बाद फ्यूचर में इसका प्राइस इस रुपीज से इतने रुपीज के बीच में रहेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी 95% है। सिर्फ 5% चांस है कि इससे और आगे निकल जाए या इससे और नीचे गिर जाए। ये बात आई समझ में? और ये प्रोबेबिलिटी आप इसको कम मत समझना, 95% एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात है। ये समझ आया आपको? फिर इसके बाद अगर कोई कहता है कि नहीं मैं और ज्यादा एक्यूरेट होना चाहता हूं, तो फिर कैसे हो सकता हूं? तो मैं कहता हूं कि आप थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करिए अपने ब्लैक सोल मॉडल में। वो कैसे करें सर? तो मैं कहता हूं अगर थर्ड को आप यूज करना चाह रहे हो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो। किससे? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर 60% हो जाएगा। वोलेटिलिटी कितनी लेकर चलेंगे फिर ब्लैक सोल मॉडल में? कितनी पुट करेंगे? 60% पुट करेंगे। इतनी बात आई समझ में? तो 60% फिर अब आप किसका प्लस माइनस करोगे? तो आंसर हमेशा फॉरवर्ड प्राइस का। अब फॉरवर्ड प्राइस है कितना, फ्यूचर प्राइस है कितना 108, तो उस फॉरवर्ड प्राइस का 60% इधर और 60% इधर प्राइस रहा होगा। तो वो कितना कितना आया? तो वो जो प्राइस आया वो आया 172.80, या तो इधर या 43.20 हो गया वो इधर। इतनी बात आ गई आपको समझ में? इतना प्राइस रहने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कितनी होगी प्यारे ट्रेडर्स? 99.7% चांस होंगे। तो ये तो आप ऑलमोस्ट 100% समझ लो इसको कि आपने 100% ये प्रिडिक्ट कर दिया कि किसी स्टॉक का प्राइस कितना रहेगा। जो आज 100 रुपीज का है उसका प्राइस इतना रहेगा। ठीक है सर, चलो आपकी बात मान भी ली हमने कि 100% हम मेजर कर चुके हैं और हम फ्यूचर रियलाइज वोलेटिलिटी एक्चुअल में जान चुके हैं और फ्यूचर का प्राइस भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं, सब बात आपकी मान ली। लेकिन कभी मान लो ऐसा हो गया सर कि आपने कहा कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन लेकर भी चलो, तब भी मान लो स्टॉक का प्राइस क्या इससे नीचे नहीं हो सकता? मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि मेरे एक स्टूडेंट ने मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस, फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट किया, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि स्टॉक जो है वो 100 रुपीज वाला स्टॉक 43 पर ही हो सकता है 1 ईयर बाद, या मैक्सिमम 172 पर हो सकता है। तो मान लो उसने 1 साल बाद चेक किया और उसका जो प्राइस था वो 43 ना मिलकर सपोज करो उसे 35 मिला। अब उसका प्राइस 35 आ गया। अब उसने कहा अरे सर ने तो गलत पढ़ा दिया, वो तो कह रहे थे कि ये जो 43 होने के जो चांस हैं, 43 पर होने के चांस जो हैं वो 99.7% है, ऑलमोस्ट 100% है। लेकिन सर इसका आंसर तो 35 आ रहा है। मतलब 1 साल बाद जब मान लो हमने जाकर चेक किया, अभी हमने आज तो प्रेडिक्ट कर लिया था कि 43 पर रहेगा, फिर 1 साल निकल गया, 1 साल बाद मेरे स्टूडेंट ने चेक किया वो तो 35 आया। बोले सर आपने तो गलत पढ़ा दिया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 35 है अगर मान लो आ भी गया, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि अनलाइकली और इम्पॉसिबल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 35 आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि 99.7% चांस हैं कि ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कितने चांस हैं कि ये ऐसा हो सकता है? तो आंसर है 0.3, करेक्ट। अब 0.3% चांस का मतलब ये हो गया कि इम्पॉसिबल नहीं है, हो तो सकता है ये, करेक्ट। इतनी बात आ रही समझ में? लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे चश्मे से देखो आप कि ऐसा 35 हो जाने के जो चांस हैं कि मेरे 43 जो मेरा प्रेडिक्शन थे उससे भी कम हो जाने के जो चांस हैं, वो जो चांस हैं वो 1500 में से कोई एक है कि आप 1500 टाइम इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो 100 वाले स्टॉक में, और
उन 1500 टाइम में से केवल एक चांस ऐसा होगा जब आप गलत होगे, सिर्फ 1 आउट ऑफ 1500 टाइम्स। तो ये नेग्लिजिबल है, आउट ऑफ 1500 1 चांस ऐसा है कि ये 35 पर पहुंचेगा। तो इसलिए जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं इसमें आपको कोई टेंशन नहीं, आपका जो प्रेडिक्शन है वो ऑलमोस्ट 100% ही है। वो 0.3% वाला पार्ट है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1500 में से एक है। क्या मतलब है सर 1500 कहां से आ गया? ये देखो, हमने किसकी बातें की थी? ये थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की। क्या इसके आगे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होते हैं? तो आंसर है हाँ सर होते हैं। आप एक काम करो ना, आप सर जो 68% से 95% पर चले जाते हो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में, और इससे 95 से 99.7 चले जाते हो, तो फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो और भी ज़्यादा क्लोज होगा 100% के। हाँ है ना? तो हाँ बात तो सर है, सही है। तो सर आप फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो आंसर है कि देखो जो 100 रुपीज़ वाला स्टॉक है, करेक्ट, उसका फॉरवर्ड प्राइस 108 रुपीज़ है, करेक्ट। उसका फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करने का मतलब क्या होगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से अगर 20% को मल्टीप्लाई कराओगे कितना आंसर आएगा? 80%। तो इसका मतलब 108 का 80% इधर और 80% इधर। अब इधर कितना भी हो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 100 वाला स्टॉक ऊपर तो कितना भी जा सकता है। तो 108 का 80% आप निकालोगे तो ऊपर कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 108 का जब 80% इस साइड में निकालोगे तो जो आपका 100 रुपीज़ वाले स्टॉक का प्राइस है वो नेगेटिव में चला जाएगा, है ना? वो कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। और अगर वो नेगेटिव में चला गया, ये पॉसिबल है नहीं। आप इस बात को समझना, जैसे आपने जब 60% निकाला था तो इतना आंसर आया, करेक्ट, ठीक है। अब 43 पर 108 का 60% निकालकर माइनस कर दिया 108 में से, तो इतना आ गया। लेकिन आपने 80% निकालकर इसमें से माइनस किया तो स्टॉक का प्राइस किधर की तरफ जाने लग गया? 0 से भी नीचे की तरफ जाने लग गया। तो इसका मतलब फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन को इसमें यूज नहीं किया जा सकता। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखना। दूसरी बात, जो हमने यहाँ पर ये जो प्रेडिक्शन की है जो कि 99.7% वाली है, यही प्रेडिक्शन आप 100% लेकर चल सकते हो, क्योंकि ऐसा होने का चांस मैंने आपको बोला 370 में से 369 होंगे। 370 ट्रेडिंग अगर की जाए इसके कैलकुलेशन के बेसिस पर, तो उसमें से 369 चांस ऐसे होंगे कि स्टॉक हमेशा इनके ही बीच में लाई करेगा। ये बात आ गई आपको समझ में? सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? फ्यूचर का प्रेडिक्शन किसी भी स्टॉक का, ठीक है, करना सीख गए। ये तो चलो बात आ गई समझ में। वोलेटिलिटी रॉन्ग हो नहीं सकती, ये भी बात आ गई समझ में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि जैसे मान लो किसी ने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, अब पहली बार हेड आया, मान ली, मुझे कोई हैरानी नहीं है। दूसरी बार आया, मुझे अब भी कोई हैरानी नहीं है कि दोबारा में भी हेड आ गया। लेकिन अगर कोई 15 टाइम टॉस कर रहा है और 15 के 15 टाइम्स हेड आ जाए, ठीक है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है? तो आंसर है 32,000 में से एक ही चांस ऐसा है कि आप 15 टाइम टॉस करो और 15 के 15 टाइम्स क्या आ जाए? हेड आ जाए। ये बात ध्यान रखना, करेक्ट। उसी तरह से ये बात ध्यान रखना कि जो स्टॉक का हमने प्रेडिक्शन किया था कि 43 तक ही जाएगा, तो 35 पर जाना बहुत रेयर केस है। इसलिए रेयर केस को हम हटाकर चलेंगे, और जो क्योंकि ये रेयर है तो इसलिए जो एक्सेप्शनल केस है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चल के सकते हैं और उसको इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? चलो ये तो बात हो गई वोलेटिलिटी की। अब सर हम इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, ये जो आप बातें कर रहे हो वोलेटिलिटी जो आप लिख रहे हो यहाँ पर, जो आपने 20% लिखा है, ये 20% वोलेटिलिटी कितने टाइम की है? तो आंसर है कि ये 1 ईयर की वोलेटिलिटी है, ठीक है। लेकिन जो अलग अलग ट्रेडर हैं, कोई तो इंट्राडे करता है, एक ही दिन में जानना चाहता है कि एक दिन में कितना मूव कर सकता है, कोई ये जानना चाहता है कि एक वीक में कितना मूव कर सकता है, कोई जानना चाहता है 1 ईयर में। तो 1 ईयर वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उसके लिए तो ये वोलेटिलिटी है, ये 1 ईयर के लिए ही दे रखी है, करेक्ट। लेकिन सर अगर मैं एक ही दिन में जानना चाहूं कि निफ्टी कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, तो वो कैसे पता कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ वोलेटिलिटी? तो आंसर है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वोलेटिलिटी को स्केल करना पड़ेगा,
ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वोलाटिलिटी को टाइम के हिसाब से स्केल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्केलिंग ऑफ वोलाटिलिटी फॉर टाइम में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि एक दिन की वोलाटिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ओके, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि डेली वोलाटिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूले को यूज करना होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है कि आपको कोई भी वोलाटिलिटी पता करनी हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, चाहे डेली या वीकली कोई भी पता करनी हो, आपको जो एनुअल वोलाटिलिटी होती है उसको मल्टीप्लाई कराना होता है स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से। ठीक है, क्या मतलब है सर इस बात का? देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कोई एक ट्रेडर है और वो ये जानना चाहता है कि निफ्टी एक दिन में कितना मूव कर सकता है, सिर्फ ये जानना चाहता है। तो उसके लिए उसे क्या पता होना चाहिए? तो आंसर वोलाटिलिटी पता होनी चाहिए। तो लेकिन वोलाटिलिटी एनुअल वाली नहीं, उसे कौन सी पता होनी चाहिए? डेली वाली पता होनी चाहिए। तो डेली वोलाटिलिटी निकालने का तरीका समझो। एनुअल वाली वोलाटिलिटी पता कर लो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? तो आंसर 1 ईयर में जितने डेज हैं, हमें डेली का निकालना है ना, तो एक 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? तो आंसर 365 डेज होते हैं। लेकिन जो ट्रेडिंग है वो 365 डेज तो होती नहीं है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है इंडिया में, करेक्ट। और अदर कंट्रीज में भी जो ट्रेडिंग होती है वो सारे दिन नहीं होती है। तो हॉलीडेज, सैटरडे संडे, ये सब मिलाकर अगर आप देखो तो जो ट्रेडिंग होती है वो 250 से 260 डेज के बीच में कहीं होती है। तो मैंने माना कि ये 256 से 260 डेज के बीच में है, करेक्ट। नाउ अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको यहाँ पर 1 ईयर में, करेक्ट, कितने डेज होंगे जहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है, वो आपको यहाँ पुट करने हैं। तो वो आप कैसे पुट करोगे? तो मैंने इनके बीच में कोई एक ऐसा नंबर ले लिया जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो, या जिसे हमें आसानी से आता हो कैलकुलेट करना। तो इनके बीच में कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो? तो आंसर वो है 256। तो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए ये माना कि एक साल में कितने दिन ट्रेडिंग होती होगी? तो आंसर है 256। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हमें पता है 1 होता है, लेकिन 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16। इसलिए हमने 256 ले लिया अपने कन्वीनियंट के लिए, करेक्ट। तो इस तरह से अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला क्या निकल कर आता है कि जो एनुअल वोलाटिलिटी है उसको 16 से डिवाइड करा दिया जाए, करेक्ट, तो क्या निकल कर आ जाती है? डेली वोलाटिलिटी निकल कर आ जाती है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि देखो, सबसे पहले तो आपको डेली वोलाटिलिटी निकालने के लिए एनुअल वाली चाहिए होगी। अब सर ये एनुअल वाली कहाँ से लाएंगे? तो मैं कहता हूँ कि जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो उनके सामने उनकी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी गिवन होती हैं, करेक्ट। तो ये आपके सामने ये आईवी जो गिवन है ना, ये एनुअलाइज्ड हैं। कैसी हैं? एनुअलाइज्ड, मतलब साल 1 ईयर के बेसिस पर गिवन है ये, लेकिन आपको चाहिए डेली के बेसिस पर। तो अगर आपको किसी भी स्ट्राइक की डेली वाली निकालनी है तो इस इम्प्लाइड वोलाटिलिटी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने 16 से डिवाइड कर दिया तो आप ये पता कर सकते हो कि निफ्टी का वो जो एट द मनी वाला स्ट्राइक है या व्हाटएवर जो अदर स्ट्राइक हैं वो कितनी मूव करेंगी एक दिन में। जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर ये अलग अलग आईवी तो दे ही रखी हैं। अगर आप इस ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा कि एट द मनी की आईवी दे रखी है यहाँ पर 9.20 है। कितनी है? 9.20। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, 9.20। तो ये आपकी 9.20 है, ये क्या है? एनुअल, ठीक है, एट द मनी वाली आईवी, करेक्ट। तो आप इसको तो यहाँ से ऑप्शन चेन से नोट कर लोगे, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको लेकर चले जाओ और कैलकुलेट करो डेली वाली वोलाटिलिटी। तो अभी एट द मनी चल कितना रहा है मार्केट में? पहले तो ये देख लो कितना है, 25,550, ठीक है, नोट कर लेता हूँ। अभी एट द मनी निफ्टी चल रहा है 25,550, करेक्ट। इसकी जो आईवी है, ठीक है, कौन सी वाली गिवन है हमें? एनुअल वाली, ठीक है, एनुअल वाली कितनी गिवन है? 9.20, इतनी गिवन है, करेक्ट। नाउ अब इसकी डेली कैलकुलेट करो। तो डेली कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आंसर है कि 9.20 को डिवाइड करा देंगे किससे? 16 से, ठीक है। कराइए 9.20 को 16 से। तो जब आप इसको डिवाइड कराओगे तो देखते हैं आंसर कितना बनेगा। 9.20 डिवाइडेड बाय 16, ये बनेगा 0.57, ठीक है, इतना बना। क्लियर हो गई बात? अब एक बार फिर से सुनो क्या बताया मैंने
सबसे पहले तो एट द मनी देख लो, देख लिया सर। फिर एट द मनी का एटीएम देख लो, ये नीचे गिवन है कितना 9.20, ये भी देख लिया। दोनों को नोट कर लो, कर लिया सर। अब उसको ये 9.20 कैसा है, तो एनुअली है सर। उसको किससे डिवाइड करा दिया करो, 16 से, तो क्या निकल जाएगी, डेली। तो ये डेली का परसेंट निकल गया, करेक्ट। अब इससे सर ये कैसे पता करेंगे कि आज निफ्टी कितना बढ़ सकता है या घट सकता है, तो वो तो बहुत आसान है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहला काम, जितना भी जिस भी स्ट्राइक की बात हो रही है वो लिख लो, करेक्ट। उसको मल्टीप्लाई करा दो किससे, 0.57 से, वोलाटिलिटी से मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, ठीक है, सिंपल होता है। तो वोलाटिलिटी से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ परसेंट चल रहा था, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो 0.57 मल्टीप्लाई बाय 25550, ठीक है ये, और इसको डिवाइड करा देता हूं, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से, या नीचे जो 100 लिखा है, ठीक है। तो ये निकल कर आया 145। जो 0.6 वगैरह जो कुछ आ रहा है वो मैं अपनी कैलकुलेशन पर्पज के लिए राउंड ऑफ करके ले रहा हूँ चीजें, ठीक है। कितना आया, 145 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर निफ्टी आज 25,550 पर चल रहा है, ठीक है, तो एक दिन में उसके कम या ज़्यादा होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो कि 68% है, वो क्या रहेगी, तो आंसर 145 पॉइंट। मतलब निफ्टी जो है अभी यहाँ पर है, तो वो आज एक दिन में 145 प्लस जा सकता है, यानी ऊपर जा सकता है, या 145 नीचे जा सकता है। इतना पॉइंट ऊपर या इतना पॉइंट नीचे जा सकता है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 68% है। क्योंकि हमने इसको क्या लिया था, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की थी हमने, क्लियर है बात, क्योंकि ये हमने क्या लिया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मान लो सर इसी को सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाए तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो वो तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको मैंने बताया पिछली क्लासों में। 2550 प्लस माइनस, यहां पर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे कराना होगा, 2 से, तो या बेसिकली इसी को मल्टीप्लाई करा दिया करो, 145 इंटू 2 करा दो, ठीक है। क्या कराना, 145 इंटू 2 कराया, तो ये कितना आया, 290। तो इसका मतलब 290 प्लस या माइनस हो सकता है कौन, निफ्टी, ठीक है, अपनी एट द मनी से, क्लियर है। आज एक दिन में निफ्टी के प्लस 290 या माइनस 290 होने के जो चांस हैं वो कितने परसेंट हैं, तो आंसर है 95% है। ये इसका क्या है, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात आई आपको समझ में। अब अगर कोई जानना चाहता है कि नहीं मैं 100% श्योर होना चाहता हूँ, 99.7% श्योर होना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेगा, तो आंसर है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के जो पॉइंट हैं कितने थे, 145, उसको मल्टीप्लाई कराया 3 से, तो ये कितना आएगा, तो आंसर ये आ जाएगा 435, ठीक है। तो यानी कि अगर निफ्टी अभी आज एट द मनी उसका ये है, तो वो एट द मनी से इतना प्लस या इतना माइनस हो सकता है, कितना, 435, या तो आज बढ़ जाएगा या 435 घट जाएगा। ऐसा होने की जो चांस है वो 99.7% है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निफ्टी जो है वो 435 पॉइंट बढ़ेगा या 435 पॉइंट घट जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 435 प्लस करो और 435 माइनस करो, निफ्टी इसके बीच में रहने के चांस 99.7% है। सिमिलरली जैसे सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन में 290 इसमें प्लस कर लो और 290 माइनस कर लो, उन दोनों नंबर के बीच में रहने के चांस निफ्टी के 95% है, ठीक है। सिमिलरली 145 इसमें ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कराओ, तो जो आंसर आएंगे उनके बीच में रहने के चांस 68% है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। तो इस तरह से आप डेली मार्केट में ये कैलकुलेट कर सकते हो कि निफ्टी मैक्सिमम कितना जा सकता है और मिनिमम कितना कम हो सकता है, ये आप डेली मार्केट में चेक कर सकते हो। ये तो बात हो गई डेली की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, किसी स्टॉक के लिए। किसी स्टॉक के लिए भी इसी तरह से कर सकते हो आप। मान लो कोई एक स्टॉक है, उसका जो फॉरवर्ड प्राइस है वो इतना है, कितना है, फॉरवर्ड प्राइस 100 रुपीज है। स्टॉक चाहे हो सकता है 97 रुपीज का रहा हो, 98 का रहा हो, लेकिन उसका जो फॉरवर्ड प्राइस हमने जैसे कैलकुलेट करना सीखा है आज, वो फॉरवर्ड प्राइस हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 100, ठीक है। और उसकी जो वोलाटिलिटी है वो 20% है, जो कि एनुअल रही होगी।
तो अगर हम उस 20% को 16 से डिवाइड करा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास डेली वाली वोलाटिलिटी निकल कर आ जाएगी। कितनी आई, 1.25%। ठीक है, तो अब इससे हम क्या आइडिया लगेगा, इससे हमें यह आइडिया लगेगा कि जो स्टॉक 100 रुपीज वाला है, कितने रुपीज वाला, 100 रुपीज वाला है, उसका 1.25% से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, इससे कट गया, कितना आ गया, 1.25। यानी कि 100 रुपीज वाला जो स्टॉक है, करेक्ट, वो या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। कितना, 1.25 एक दिन में। ठीक है, मतलब कि इस बात का मतलब मैक्सिमम ये इतना बढ़ सकता है या मिनिमम इतना घट सकता है। ठीक है, इतना हो सकता है या इसके बीच में कहीं पर रहेगा। ऐसा होने के जो चांस हैं वो कितने होंगे, 68%। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब 1.25 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, तो आपका सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन का नंबर आ जाएगा निकलकर, जो कि बताएगा कि या तो इसमें इतना प्लस कर लो और इतना माइनस कर लो, उसके बीच में ये स्टॉक रहने के जो चांस हैं वो 95% है। सिमिलरली अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास वोलेटिलिटी आ जाएगी डेली वाली, और वो नंबर आप इसमें 100 में प्लस कर दो और माइनस कर दो, उसके बीच में रहने के चांसेस स्टॉक के एक दिन में 99.7% होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का या निफ्टी अंडरलाइन का क्या कर सकते हो, डेली के प्राइस निकाल सकते हो कि आज किसके बीच में निफ्टी रहेगा, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे कि थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बोला, ये रियल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, उसके बीच में ही रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी का डेटा गलत नहीं होता। 99.7% चांस रहेंगे कि जो स्टॉक का 100% चांस है, जो 100 पर है अभी, तो एक दिन में वो इतना ही, इसी के बीच में ही मूव करेगा। ये अगर थर्ड डेविएशन जो बता रहा है, इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्केट में डेली के डेली कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, नाउ ये तो सर डेली की बात हो गई, लेकिन कोई जो ट्रेडर है वो इस बात में इंटरेस्टेड हो सकता है कि सर वीकली, एक वीक में कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि कई लोग इंट्राडे नहीं करते ना, जो इंट्राडे नहीं करते, जो ओवरनाइट करते हैं, तो वो ये जानने में इंटरेस्ट होंगे कि मैं अगर आज परचेज कर लूँ तो वीकली जब आएगा, मतलब एक्सपायरी का दिन आएगा, तब निफ्टी कितना मूव कर चुका होगा मैक्सिमम, या मतलब कितने पॉइंट्स नीचे या ऊपर हो सकता है। तो वो पता करने का क्या तरीका है, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, वोलेटिलिटी जो एनुअल है उसको मल्टीप्लाई कराया जाता है किससे, √T से। अब यहां पर जो टाइम की वैल्यू है वो वीकली के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, तो आंसर है 52। ठीक है, अब 52 वीक है तो आप 52 से डिवाइड करा दो 1 को। अब 1/52 को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, लेकिन 52 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होता है, 7.2 समथिंग। ठीक है, अप्रॉक्स 7.2 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एनुअल वोलेटिलिटी है उसको 7.2 से अगर हम डिवाइड करा दें, किससे डिवाइड करा दें, 7.2 से अगर हम डिवाइड करा दें, तो ये पता चल जाएगा कि एक वीक में कोई एक स्टॉक कितना मूव करेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो वो कैसे, जैसे मान लो कोई एक स्टॉक है जिसका मान लो फॉरवर्ड प्राइस 100 रुपीज है और वोलेटिलिटी मान लो 20% है, करेक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि एक वीक में ये स्टॉक कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा वो जानना चाहते हो, तो आप क्या करो, इसे 7.2 से डिवाइड करा दो 20% को। ठीक है, तो आपने जब डिवाइड कराया तो आपका आंसर अप्रॉक्स में 2.78 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैसे करेंगे, तो आंसर जो स्टॉक का फॉरवर्ड प्राइस था उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी वोलेटिलिटी निकल कर आई है, कितनी आई है, 2.78। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, 100, क्योंकि ये परसेंट होता है ना, परसेंट हटा के 100 आ जाता है। अब इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा, 2.78। इतने पॉइंट आ गए ये निकल कर। तो यानी कि जो स्टॉक जिसका फॉरवर्ड प्राइस 100 है, वो फॉरवर्ड प्राइस में आप ऐड करा दो 2.78 या उसमें माइनस करा दो 2.78, तो जो रेंज निकल कर आएगी उस रेंज में इस स्टॉक के रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 68% होगी, करेक्ट। अगर आप इसी का सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो कि एक वीक में सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से क्या रेंज रही होगी, तो आप क्या करोगे, इन्हीं पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 5.56 आ जाएगा। ठीक, फिर जो फॉरवर्ड प्राइस है उसमें प्लस या माइनस कर लो, कर लिया। फिर जो रेंज आई है तो उस रेंज को आप कैसे पढ़ोगे, आप ऐसे पढ़ोगे कि एक वीक में उस स्टॉक का
इस रेंज में रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 95%। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हो, तो वो निकल कर आएगा 8.34। तो 8.3 प्लस या माइनस करने पर फॉरवर्ड प्राइस में वो ये रेंज ये बताएगी कि एक वीक में इस स्टॉक के इतना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99.7% है। और ये जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही ट्रू प्रोबेबिलिटी है, इस बात को ध्यान रखना। स्टॉक उसी के बीच में ही रहेगा। अगर वो इधर या उधर जाता है तो मैंने आपको बताया कि 1500 में से कोई एक ही चांस होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेली और वीकली बड़े आसानी से निकाल सकते हो। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अच्छा, अब जो ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें, देखो ये जो ऑप्शन चेन है इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारी आपको स्ट्राइक दिख रही हैं, बहुत सारी आईवी दिख रही हैं। अब जो लोग इंट्राडे करते हैं वो तो इसको डिवाइड करा लिया करो किससे, 16 से। जो लोग वीकली करते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको डिवाइड करा लेना चाहिए इस एट द मनी को किससे, 7.2 से। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। एट द मनी वाला जो एनुअल वाला जो आपका आईवी होता है उसको यूज करना सही रहता है बजाय इनके यूज करने के। उससे एक आइडिया लग जाता है मार्केट का एट द मनी से। तो हमेशा क्या किया करो, एट द मनी को ही यूज किया करो। यहाँ पर 9.20 है ना, तो ये 9.20 को 16 से डिवाइड करके डेली की रेंज निकाल लिया करो। 9.20 को 7.2 से डिवाइड करके वीक की रेंज निकाल लिया करो। करेक्ट। आप चाहे परचेज, आउट ऑफ द मनी, आईटीएम, एटीएम कुछ भी करो, लेकिन आप हमेशा निफ्टी जो अंडरलाइंग है उसके पॉइंट को मूव करने की जो वोलाटिलिटी है डेली और वीकली, वो हमेशा यहीं से कैलकुलेट किया करो। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो इस तरह से मार्केट में वोलाटिलिटी का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो सर ये बात तो आपकी समझ आ गई। वोलाटिलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम डेली मार्केट के मूव पता कर लेंगे। लेकिन क्या वोलाटिलिटी के कोई और भी फायदे हैं? तो आंसर है, देखो वोलाटिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में 2, 4, 6, 10 या 20 वीडियो बनाना या कितनी भी देर उस पर बात करना हमेशा कम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अभी भी वोलाटिलिटी के ऐसे हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, जैसे मैं एक टॉपिक का नाम लेता हूं, हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ठीक है। अब दूसरा एक आता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जांपल लेकर समझा दिया, लेकिन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको समझाने के लिए और इसके अलावा कुछ और टॉपिक जैसे स्क्यू वोलाटिलिटी क्या होती है और उसकी हेल्प से मार्केट में किस तरह से प्रेडिक्शन की जाती है, इन सबको समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी के बारे में जो कि वोलाटिलिटी पर डिपेंड करती हैं, वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्ट्रैंगल, स्ट्राडल, ये सारी जो स्ट्रेटजी हैं, ये अगर आप पहले से मास्टर करके रखोगे तो वोलाटिलिटी के एडवांस कॉन्सेप्ट को बड़े आसानी से आप समझ पाओगे। क्योंकि जब मैं उनको समझाऊंगा तो मैं बीच में किसी स्ट्रेटजी का नाम ले दूंगा और वो मैंने आपको बताई नहीं है, तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो बातें उतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाएंगी जितनी अभी हो रही हैं। तो इसलिए पहले क्यों ना उन स्ट्रेटजी की बातें कर ली जाएं और फिर वोलाटिलिटी की उससे आगे बातें की जाएं। तो वोलाटिलिटी का ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, जो क्योंकि ये सीरीज एक बिगिनर फ्रेंडली सीरीज है, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि वोलाटिलिटी दरअसल थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है कि होती क्या है। इसके बारे में जो वोलाटिलिटी के एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो हम तब सीखेंगे जब हम कुछ स्ट्रेटजी को पढ़ चुके होंगे जो वोलाटिलिटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब सर एक बात बताओ आप, हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ चुके, हमने वोलाटिलिटी भी पढ़ ली, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकली मार्केट में इसको कैसे यूज करें ये हमें अभी भी समझ नहीं आया है। क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं तो ऑप्शन चेन में तो बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, वेगा, थीटा, डेल्टा, आईवी। ये आईवी भी चलो आज हम समझ गए कि ये एक दिन की रेंज बताता है, चलो ये भी समझ आ गई। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ये भी सब हम लोग इंडिविजुअल वीडियोज में देख चुके हैं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। सवाल ये है कि सर प्रैक्टिकली एक मैं स्ट्राइक परचेज करने जा रहा हूँ तो मैं इनमें क्या देखा करूँ, है ना। प्रैक्टिकली मैं क्या देखूँ जब मैं ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया। वीडियो देख ली, ये तो समझ में आ गया कि डेल्टा क्या करता है, वेगा क्या करता है, आईवी क्या करता है,
लेकिन जब मैं ट्रेड लेने जा रहा हूं तो मैं इनमें क्या देखना शुरू करूं, इन्हीं सब की बातें करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि सारे ऑप्शन ग्रीक्स और वोलाटिलिटी इन सब का कंबाइंड करके किसी एक ट्रेड को लेने से पहले ऑप्शन चेन में क्या देखना होता है। करेक्ट, एक तो ये हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो ऑप्शन चेन है उसमें सिर्फ ग्रीक व्यू ही नहीं होता है, अगर आप देखो तो ओपन इंटरेस्ट वाला भी व्यू होता है। करेक्ट, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो अभी अब तक हमने जितना पढ़ा है उसकी हेल्प से किसी ट्रेड को कैसे लिया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सारे डेल्टा गामा और जो भी हमने थीटा या अदर जो भी हमने वोलाटिलिटी व्हाटएवर जो भी पढ़ा है उसकी हेल्प से कैसे ट्रेड इनिशिएट किया जाए, एक तो वो पढ़ेंगे। दूसरी जो वीडियो आएगी उसके बाद उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऑप्शन चेन में जो ये ओपन इंटरेस्ट दे रखा होता है, ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आ रहा होता है वो दे रखा होता है, इसको इस डेटा को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, इसकी हेल्प से किस तरह से ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ग्रीक के ऊपर वोलाटिलिटी को कंबाइन करके, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो किस पर आएगी, उससे नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी कि ये ओपन इंटरेस्ट को कैसे मार्केट में देखा जाता है। अगर आपको ये पूरी ऑप्शन चेन देखनी आ गई अच्छे से, ओपन इंटरेस्ट का यूज करना, ग्रीक का यूज करना अच्छे से आ गया, फिर आप पहली ट्रेड इनिशिएट करोगे और फिर उसके बाद हम स्ट्रेटेजी में एंटर करेंगे। मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी हो कहीं पर भी इस यूनिवर्स में, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो, सारी स्ट्रेटेजी को वन बाय वन लेकर चलेंगे, लेकिन ऑलवेज एज ऑलवेज पहले बेसिक, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी छूटेगी नहीं, उसकी आप टेंशन ना लो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, हर एक स्ट्रेटेजी को डिटेल में इजी वे में एक्सप्लेन। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि डेली वोलाटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और वीकली कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप समझ गए होंगे, और ब्लैक-स्वान मॉडल में वोलाटिलिटी को कैसे एंटर करते हैं, रियलाइज्ड वोलाटिलिटी एक्चुअल में क्या होती है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी एक्चुअल में क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको समझा पाया हूं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।